माय डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि हम लोग इंग्लिश के बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए। क्लास 8 से लेके 10th तक का पूरा ग्रामर, बट क्लास 10th का और 9th का हम ग्रामर के साथ लिटरेचर भी कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टारगेट है दैट इज हम एक पोएम करने वाले हैं जो कि आपके किताब फर्स्ट फ्लाइट का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स है। पोएम का नाम है फॉर एन ग्रेगरी, जिसको लिखा है विलियम बटलर ईट्स, यानी हमारे पोएट का नाम क्या है? विलियम बटलर ईट्स। यानी जब मैं आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन दूंगी, या बोल सकते हो कि आज हमारा टारगेट है 4 चीज करने का। सबसे पहले हम पोएट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ओके, बहुत नहीं बट थोड़ा आपको जानना चाहिए भाई कि इस टाइप का पोएम क्यों लिखा गया है, राइट। सेकेंड, हम इस पोएम का थीम जानेंगे। बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं आपको थीम नहीं बताते हैं, बट आपको पोएम का थीम जरूर आना चाहिए। थर्ड, हम देखेंगे पोएम का एक्सप्लेनेशन स्टैंजा वाइज। रिमेंबर, ये पोएम 3 स्टैंजा में डिवाइड किया गया है। एंड फोर्थ, हम देखेंगे पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस या आप जिसको लिटरेरी डिवाइसेस भी बोलते हो या फिगर्स ऑफ स्पीच भी बोलते हो। इसलिए आपको पोएम को अच्छे से समझने के लिए बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है, पेशेंस के साथ सुनना है, समझना है। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सबसे पहले पोएट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यानी पोएम का आप नाम समझ लो, फॉर एन ग्रेगरी। अब इसका पोएट कौन है? इस पोएम का जो पोएट है वो है विलियम बटलर ईट्स। तो मैं उतना ही आपको पोएट के बारे में बताऊंगी जितना कि आपके किताब में लिखा हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट। विलियम बटलर ईट्स was an Irish nationalist. Remember, आयरिश नेशनलिस्ट का मतलब होता है कि वो आयरलैंड के थे और वो चाहते थे कि आयरलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने। क्यों? क्योंकि दैट वाज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, सो ही वांटेड आयरलैंड टू बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री। सो रिमेंबर, इसी को बोलते हैं आयरिश नेशनलिस्ट। He was born in 1865 and died in 1939. उनका जन्म 1865 में हुआ था और मृत्यु 1939 में हुआ था। He was educated in London and Dublin. उनका जो एजुकेशन हुआ था वो 2 जगहों पे हुआ था, लंदन और दूसरा डबलिन। He was interested in folklore and mythology. Folklore का मतलब होता है, समझ जाओ, लोक कथाएं, एंड माइथोलॉजी का मतलब होता है पौराणिक कथाएं। यानी उनको इंटरेस्ट था किस चीज में? फोकलोर और माइथोलॉजी में, यानी कि लोक कथाएं और पौराणिक कथाएं में उनको इंटरेस्ट था। He also won the Nobel Prize for Literature in 1923. यानी कि उनको नोबेल प्राइज मिला था किस ईयर? 1923 में। किस सब्जेक्ट के लिए? लिटरेचर के लिए। ये सफिशिएंट है पोएट के बारे में, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं आना चाहिए, ना ही आपको एग्जाम्स में आएगा। बट पोएट का नाम आप याद रखो क्योंकि क्वेश्चंस में आते हैं। सो हु इज द पोएट फॉर द पोएम फॉर एन ग्रेगरी? इट्स विलियम बटलर ईट्स। ओके, अब हम सेकेंड जो देखेंगे पोएट के बारे में हमने समझ लिया। अब मैं आपको थीम बताऊंगी कि इस पोएम का थीम क्या है। नाउ रिमेंबर, इस पूरे इंटायर पोएम का जो सेंट्रल थीम है ना, वो है लव और ब्यूटी, क्योंकि पूरे पोएम में लव और ब्यूटी के बारे में बात किया गया है, राइट। थर्ड है एक्सप्लेनेशन, यानी मैं आपको स्टैंजा वाइज लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको समझाऊंगी। एंड लास्ट, आपको बहुत पेशेंस रखना है, हम पोएटिक डिवाइसेस भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि पोएटिक डिवाइसेस से भर भर के आपको बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। पोएटिक डिवाइसेस का ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। बट हम इस पोएम का पोएटिक डिवाइसेस स्पेशली देखेंगे, स्टैंजा वाइज मैं आपको बताऊंगी। अब लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा। अब मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको फर्स्ट स्टैंजा। सो लेट अस रीड द पोएम फर्स्ट। ये सिर्फ फर्स्ट स्टैंजा है। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड ramparts at your ear
लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। अब ये पोएम का थोड़ा सा बैकग्राउंड आप समझ जाओ। This is a conversation between a young man and a young girl. ये young man कौन है? हमारे पोएट है विलियम बटलर ईस्ट। उस समय वो यंग थे, उस समय वो जवान थे जब ये पोएम लिखा गया था। जब वो पोएम लिखे थे। थोड़ा सा और आप बैकग्राउंड इतना समझ जाओ कि जो यंग एज होता है ना, उसमें इन्फैचुएशन इज वेरी कॉमन। यानी इन्फैचुएशन यानी कि अट्रैक्शन। जो बॉयज गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गर्ल्स एंड गर्ल्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बॉयज। जब भी मैं स्कूल या क्लास में पढ़ाती हूँ, इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ, तो जैसे इन्फैक्चुएशन का बात बोलती हूँ ना, बच्चे हंसना शुरू कर देते हैं। बट ये हंसने की कोई बात नहीं है बेटा, दिस इज वेरी नेचुरल। जो यंग एज है उसमें इन्फैक्चुएशन होता ही है। भाई अट्रैक्शन या इन्फैक्चुएशन किस चीज से होता है? इनर ब्यूटी को लेके नहीं होता है, आउटर अपीयरेंस को लेके होता है। अगर कोई लड़का किसी लड़की से यंग एज में प्यार करता है ना, तो वो उसको बाहरी सुंदरता के लिए करता है, सोल या क्योंकि उसका अच्छा सोल है, अच्छा कैरेक्टर है, ये सब नहीं देखता है यंग एज में। तो ये पूरा पॉइंट उसी के बारे में है। अब इतना समझ जाओ, नेवर शेल अ यंग मैन। अब आप सिर्फ बेटा फर्स्ट लाइन और लास्ट टू लाइन्स को कनेक्ट करोगे, उसके बाद हम ये लाइन्स देखेंगे। ओके, सो नेवर शेल अ यंग मैन love you for yourself alone and not your yellow hair। अब जो हमारे पोएट है ना, वो बोल रहे हैं उस यंग लड़की कौन है? एन ग्रेगरी को बोल रहे हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी यंग लड़का नहीं है जो तुम्हारे लिए या जो तुमको तुम्हारे लिए प्यार कर रहा है। मतलब तुम अंदर से क्या हो, तुम दिल से क्या हो, तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, तुम्हारा सोल कैसा है, अच्छा है, तो ये तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए नहीं प्यार कर रहा है। ओके, एंड नॉट योर येलो हेयर, बट ये तुम्हें प्यार कर रहा है क्योंकि जो तुम्हारी बालें है ना, जो तुम्हारा हेयर है ना, दैट इज वेरी ब्यूटिफुल। क्यों? किस कलर का हेयर है? येलो है, हनी कलर्ड हेयर है। हनी का मतलब होता है येलोइश ब्राउन कलर, यू कैन से गोल्डनिश कलर, गोल्डन कलर। तो कोई भी जो यंग लड़का है ना, वो तुम्हारे लिए नहीं प्यार कर रहा है, तुम्हारे इनर ब्यूटी के लिए नहीं कर रहा है, वो तुम्हें प्यार कर रहा है तुम्हारे सुंदर बालों के लिए। अब हम नेक्स्ट 3 लाइन्स देखेंगे। Thrown into despair by those great honey-colored rampants at your ear। अब थोड़ा सा आप मीनिंग समझ लो। डिस्पेयर का मतलब होता है बेटा सैडनेस, ओके, होपलेसनेस बोल सकते हो। अब पोएट बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये यंग लड़का जब तुमको प्रपोज करता है ना, तुम इसको रिजेक्ट कर देती हो तो ये दुखित हो जाता है, सैड हो जाता है, होपलेस हो जाता है। क्यों होपलेस हो जाता है? क्योंकि वो तुम्हें आउटर अपीयरेंस, तुम्हारे सुंदर बालों के लिए तुम्हें प्यार कर रहा है। बाय दोज ग्रेट हनी कलर, राइट, रैम्पर्स एट योर हेड, एट योर ईयर। यानी कि ये जो एन ग्रेगरी के जो हेयर है ना, इट इज एक्टिंग लाइक रैम्पर्स। रैम्पर्स का मतलब समझ जाओ। रैम्पर्स क्या होता है ना, वाइड, यू कैन से हाई and wide walls around a castle or a fort। यानी किला की जो चारों तरफ ना लंबे लंबे जो दीवार रहते हैं ना, वो क्यों रहते हैं? ताकि वो किला को प्रोटेक्ट कर सके। सो रिमेंबर द हाई वाइड वॉल्स अराउंड अ फोर्ट और अ कासल। यानी किला के चारों तरफ जो लंबे लंबे दीवार बने रहते हैं किला को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रैम्पर्स बोल रहे हैं। तो आप देखो पोएट हमारे क्या बोलते हैं कि रैम्पर्स एट योर ईयर, ये जो तुम्हारे हनी कलर्ड हेयर है, येलोइश ब्राउन कलर हेयर है, जिसके कारण वो यंग लड़का अट्रैक्टेड हो गया है ना, इन्फैचुएटेड हो गया है तुमसे। ये जो हनी कलर हेयर है ना, वो इट इज एक्टिंग लाइक रैम्पर्स, ये तुम्हारे ईयर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है ऐसा कि इतने बड़े जो लड़की का जो बाल है, एन ग्रेगरी का, हो सकता है इतना बड़ा बाल हो, तो इट इज एक्टिंग लाइक रैम्पर्स, राइट।
और वो उसके ईयर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, नॉट ओनली ईयर्स, उसके फेस को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके इनर ब्यूटी को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रैम्पर्स दिया हुआ है। अब एक बार फास्ट हम रिकैप कर लेते हैं इस स्टैंजा को। ओके, नेवर शेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर रैम्पर्स एट योर ईयर लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। यानी कभी भी जो कोई यंग लड़का है ना, वो तुम्हें जो प्यार कर रहा है ना, वो तुम्हारे इनर ब्यूटी के लिए नहीं कर रहा है, वो तुम्हारे आउटर अपीयरेंस के लिए कर रहा है, स्पेशली तुम्हारे गोल्डन कलर के बालों के लिए, येलोइश ब्राउन कलर के लिए। और अगर वो तुम्हें प्रपोज करता है, तुम उसको रिजेक्ट कर देती हो, तो वो दुखित हो जाएगा, वो सैड हो जाएगा, होपलेस हो जाएगा, राइट। एंड क्यों वो तुम्हें प्यार कर रहा है? बिकॉज तुम्हारा जो हेयर है वो हनी कलर का है, राइट। उसके बाद क्या है, ये जो तुम्हारे बाल इतने खूबसूरत, इतने सुंदर है कि इट इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक रैम्पर्स। ये रैम्पर्स की तरह काम कर रहा है, तुम्हारे ईयर को प्रोटेक्ट कर रहा है, तुम्हारे फेस को प्रोटेक्ट कर रहा है, तुम्हारे इनर ब्यूटी को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये पूरा स्टैंजा था एक्सप्लेनेशन। सो हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब मैं आपको रिमेंबर इसके पोएटिक डिवाइसेस भी स्टैंजा वाइज ही बताऊंगी कि आपको लास्ट तक वेट करने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिस्कस करेंगे, दैट इज राइम स्कीम। वो भी आपके एग्जाम में आता है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? राइम स्कीम बचपन से पढ़ते आते हो ना, कैट राइम्स विथ पैट, पैट राइम्स विथ मैट, राइट। सो सबसे पहले जब भी आप राइम स्कीम निकालोगे बेटा, तो हमेशा सेंटेंस का लास्ट वर्ड आप देखो। लास्ट वर्ड क्या है? मैन। दूसरा वर्ड है डिस्पेयर। तीसरा वर्ड है कलर्ड। चौथा है ईयर। पांचवा है अलोन एंड छठा है हेयर। अब हम ए से स्टार्ट करेंगे राइम स्कीम निकालने के लिए। तो मैन, मैन और डिस्पेयर मैच नहीं कर रहा है, राइम नहीं कर रहा है, तो आप इसको ए दे दो बेटा और इसको दे दो बी, करेक्ट। अब आप देखो कलर्ड, क्या किसी से मैच कर रहा है? या तो मैन से नहीं, या डिस्पेयर से नहीं, किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, तो आप इसको दे दो सी, आप इसको दे दो, ओके। ईयर, अब आप ईयर को देख रहे हो कि ये डिस्पेयर के साथ राइम कर रहा है। ईयर इज राइमिंग विथ डिस्पेयर, तो डिस्पेयर को हमने बी दिया है, तो फिर इसको हम बी दे देंगे। जैसे जैसे मैच कर रहा है वैसे वैसे देते जाएंगे। राइम कर रहा है। अलोन, क्या किसी के साथ राइम कर रहा है? किसी के साथ भी नहीं राइम कर रहा है, तो आप इसको एक नया लेटर दो। ए हम दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए, अब इसको हम दे देंगे डी, राइट। अब हेयर, हेयर फिर राइम कर रहा है, यस, डिस्पेयर के साथ कर रहा है, ईयर के साथ कर रहा है, तो डिस्पेयर को हमने क्या दिया? बी, तो इसको भी हम बी दे देंगे, राइट। ऐसे हम राइम स्कीम किसी भी पोएम का या स्टैंजा का निकालते हैं। यानी इसका जो राइम स्कीम है वो है ए बी सी बी डी बी। 3 स्टैंजा है, तीनों स्टैंजा का सेम राइम स्कीम है और आपको इसी तरीके से राइम स्कीम निकालना होगा। अब हम देखेंगे पोएटिक डिवाइसेस। इस स्टैंजा में कोई बहुत ज्यादा पोएटिक डिवाइसेस नहीं यूज हुआ है, जो भी यूज हुआ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले रैम्पर्स। रैम्पर्स मैंने आपको क्या बताया है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैम्पर्स? जो हाई एंड वाइड वॉल्स that is built around a castle or a fort, यानी कि जो किला के चारों तरफ जो हाई वाइड वॉल्स होते हैं ना, दीवार होते हैं जो किला को प्रोटेक्ट करता है, उसको रैम्पर्स बोलते हैं। बट यह रैम्पर्स को कंपेयर किया गया है एन ग्रेगरी के हेयर से, कि उसका जो हेयर है वो रैम्पर्स की तरह काम कर रहा है। जब भी हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं बिना लाइक और एज यूज करते हुए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेटाफर। सो व्हाट इज दिस? दिस इज मेटाफर, राइट। सो रैम्पर्स यहाँ पे क्या है? मेटाफर, ओके। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ना, अब इस पोएम में जो यूज हुआ है दैट इज एलिटरेशन। अब यहां देखो, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, यहां देखो अब यू में वाई है, योर सेल्फ में वाई है। अब आगे और देखो, एंड नॉट योर में वाई है, येलो में वाई है। तो वाई 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 4 बार रिपीट हुआ है 2 लाइन में। सो व्हाट इज दिस? वाई जो वर्ड है दैट इज alliteration. So what is alliteration? Alliteration is the repetition of initial
कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सेम कॉन्सोनेंट लेटर बार बार आ रहा और पहला लेटर है, देख लो यू में वाई पहला लेटर, योरसेल्फ में पहला है, योर में पहला है, येलो में पहला है, एंड वाई इज अ कॉन्सोनेंट, सो दैट इज एलिट्रेशन। यानी इस पूरे स्टैंजा में दो ही फिगर ऑफ स्पीच है, एक है मेटाफर एंड दूसरा है आपको दैट इज एलिट्रेशन। सो अब हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए सेकेंड स्टैंजा स्टार्ट करेंगे। लेट अस फर्स्ट रीड द सेकेंड स्टैंजा। अब ये एक्चुअली फर्स्ट स्टैंजा में क्या है, वो विलियम बटलर ईट्स उसको समझा रहे हैं। अब ये सेकेंड स्टैंजा में द गर्ल जो एन ग्रेगरी है वो रिप्लाई कर रही है, बिकॉज ये पूरा जो पोएम है दैट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट, अ यंग मैन एंड अ यंग गर्ल। यंग मैन कौन है, विलियम बटलर ईट्स हमारे पोएट है, और यंग गर्ल कौन है, एन ग्रेगरी। सो अब देखो एन ग्रेगरी क्या बोलती है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, brown or black or carrot, that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। अब ये लड़की जवाब देती है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं मार्केट जाकर एक हेयर डाई ले आऊंगी। ना हेयर डाई हम क्यों करते हैं, अगर मान लो किसी का बाल सफेद, जैसे हम लोग का बाल सफेद होता है ना, तो हम उसको ब्लैक कलर कर लेते हैं, बट शी इज ऑलरेडी यंग, उसको हेयर डाई की जरूरत ही नहीं है, उसका हेयर ऑलरेडी अच्छा है, बट वो अपने आप को लेस अट्रैक्टिव, लेस सुंदर दिखाने के लिए, क्योंकि उसके हेयर जो है वो ऑलरेडी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, अब वो क्या करेगी कि एक हेयर डाई मार्केट से ले आएगी एंड सेट सच कलर देयर, और अपने बालों को इस हेयर डाई से कलर करेगी। किस कलर का करेगी, ब्राउन, या तो ब्राउन कर लेगी या ब्लैक कर लेगी या ये कैरेट कर लेगी। कैरेट का मतलब क्या होता है, आप ऑरेंज बोल सकते हो, रेड बोल सकते हो। तो ये लड़की जवाब देती है हमारे पोएट विलियम बटलर ईट्स को कि मैं मार्केट जाकर एक हेयर डाई ले आऊंगी और अपने बालों को कलर कर लूंगी इस हेयर डाई से, और कौन सा कलर कर लूंगी, ब्राउन कर लूंगी या ब्लैक कर लूंगी या कैरेट कलर का कर लूंगी, राइट। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, वो यंग मैन जो मुझे प्रपोज किया था, जिसको मैंने रिजेक्ट कर दिया था ना, जो बेचारा क्या हो गया था, डिस्पेयर में चला गया था, डिप्रेशन में चला गया था। एग्जाम में मत लिख देना डिप्रेशन, डोंट यूज दिस वर्ड, मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूं। वो होपलेस हो गया था, बेचारा दुखित हो गया था, क्योंकि वो जो लड़की एन ग्रेगरी है वो उसको क्या कर दी थी, रिजेक्ट कर दी थी, राइट। तो बोलती है वो जो यंग लड़का है ना, जो होपलेस हो गया था ना, अब मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, यानी अब जो वो मुझे प्यार करेगा ना, वो मेरे इनर क्वालिटीज के लिए करेगा, मेरे कैरेक्टर के लिए करेगा, मेरे सोल के लिए करेगा, मैं अंदर से क्या हूं वो मुझे उस चीज के लिए प्यार करेगा, एंड नॉट माई येलो हेयर। एंड अब जो वो मुझे प्यार करेगा ना, वो मेरे येलो हेयर, गोल्डन हेयर के लिए, हनी कलर हेयर के लिए नहीं करेगा, क्योंकि मेरे हेयर तो हनी कलर है ही नहीं, मैंने तो हेयर डाई से उसको ब्राउन, ब्लैक या कैरेट कलर का कर लिया है। सो आई होप ये स्टैंजा आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। वो लड़की जो एन ग्रेगरी है वो पोएट को रिप्लाई करिए कि मैं मार्केट से एक हेयर डाई ले आऊंगी और अपने बालों को ब्राउन नहीं तो ब्लैक नहीं तो कैरेट कलर का कर लूंगी, और वो जो यंग आदमी जो मेरे गोल्डन कलर के बालों के लिए जो मुझे प्यार करता था और जिसको मैंने रिजेक्ट कर दिया था, वो होपलेस हो गया था ना, अब क्योंकि मेरा बाल का कलर अब गोल्डन नहीं है, तो अब जो वो मुझे प्यार करेगा ना, वो मुझे मेरे लिए करेगा, मेरे इनर क्वालिटीज के लिए करेगा, ना कि मेरे येलो हेयर के लिए। सो ये स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन आपका डन है, स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2। अब हम सबसे पहले इसका राइम स्कीम देख लेते हैं फिर से, क्योंकि सेकेंड स्टैंजा फिर से वैसे ही राइम स्कीम स्टार्ट करोगे ए से। सो लेट अस स्टार्ट। लास्ट वर्ड है आपका बेटा डाई, देन इट इज देयर, उसके बाद है कैरेट, डिस्पेयर, अलोन है। अब लेट अस स्टार्ट विथ ए। आप डाई को दे दो ए, राइट। इज देयर मैचिंग विथ डाई, नो, कोई भी राइम नहीं कर रहा है, तो आप इसको दोगे बी, राइट। कैरेट, क्या कैरेट मैच कर रहा है, या तो डाई नहीं तो देयर से राइम कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप इसको फिर सी दे दो। अब डिस्पेयर देखो फिर कर रहा है, डिस्पेयर इज राइमिंग विद देयर, राइट। सो अगर डिस्पेयर देयर के साथ मैच कर रहा है, राइम कर रहा है, तो आप इसको दोगे बी। क्यों, क्योंकि हम देयर को बी दिए हैं, राइट।
अलोन किसी के साथ राइम नहीं कर रहा, तो आप इसको नया लेटर दे दो, ए दे चुके, बी दे चुके, सी दे चुके, अब हम इसको डी दे देंगे, राइट। अब हेयर देखो, हेयर फिर मैच कर रहा है, राइम कर रहा है देयर के साथ, देयर को हमने क्या दिया है, बी दिया है, तो आप इसको फिर क्या दे दोगे, बी दे दोगे। यानी इसका जो राइम स्कीम है दैट इज ए बी सी बी डी बी। मैं आपको बताई हूं कि 3 स्टैंजा में इस पोएम को डिवाइड किया गया है, तीनों स्टैंजा का राइम स्कीम सेम है, ए बी सी बी डी बी। अब हम पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं, राइट। इसमें कोई बहुत डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस नहीं यूज हुए हैं, बस एक ही यूज हुआ है दैट इज एलिटरेशन, और एलिटरेशन बार बार यूज हुआ है। आप सबसे पहले सेकेंड लाइन में देखो, सेट सच, एस का रेपिटेशन है और इट्स अ कॉन्सोनेंट, वर्ड का पहला लेटर है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज एलिटरेशन, राइट। नेक्स्ट आप देखिए, ब्राउन ब्लैक, बी का रेपिटेशन है, सो अगेन व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन एलिटरेशन। ये पूरे स्टैंजा में सिर्फ और सिर्फ एलिटरेशन का यूज हुआ है। एक और है, में एम है, मी में एम है, माई सेल्फ में एम है, सो एम का रेपिटेशन बार बार आ रहा है और पहला लेटर है, कॉन्सोनेंट है, सीरीज ऑफ वर्ड्स है, सो अगेन इट इज एलिटरेशन। So we are done with the second stanza. Now without wasting time, we'll start with the third stanza. Now let us read the third stanza, the last stanza. I heard an old religious man, but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. अब फिर से बेटा आप ये समझ लीजिए, ये पूरा पोएम क्या है, कन्वर्सेशन है बिटवीन द यंग मैन एंड द यंग गर्ल, बट यंग मैन और कोई नहीं, हमारे पोएट विलियम बटलर ईट्स है। तो ये फिर से विलियम बटलर ईट्स एन ग्रेगरी से बात कर रहे हैं, जब एन ग्रेगरी बोल रही है कि मैं अपने बालों को क्या करूंगी, डाई कर लूंगी। सो ही सेड कि आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, कि मैंने एक ओल्ड रिलीजियस, ओल्ड आदमी है, रिलीजियस पर्सन है, रिलीजियस मतलब सेंट है, साधु है, वो बता रहा था येस्टर नाइट मतलब हुआ कल रात, येस्टरडे मतलब समझते हो कल, बीता हुआ कल, नाइट है यानी कल रात, वो डिक्लेयर कर रहा था, ये सेंट क्या डिक्लेयर कर रहा था, क्या अनाउंस कर रहा था, अनाउंस कर रहा था कि दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव। टेक्स्ट का मतलब होता है ना रिटन डॉक्यूमेंट, या देखते हो मोबाइल पे किसी को टेक्स्ट करते हो, कि वो जो सेंट है ना, वो क्या डिक्लेयर कर रहा था कल रात, कि उसको एक टेक्स्ट मिला है, उसको एक रिटन डॉक्यूमेंट मिला है जिससे प्रूव हो सकता है दैट ओनली गॉड माय डियर, कि सिर्फ पूरे दुनिया में सिर्फ भगवान ही एक ऐसे हैं जो कि किसी को भी कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, जो हमें या तुम्हें, हमें प्यार करते हैं हमारे इनर ब्यूटी के लिए, हमारे आउटर अपीयरेंस के लिए नहीं। सो पूरे जगत में, पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में एक भगवान ही है जो किसी को, हमें या तुम्हें प्यार करते हैं, जो हम अंदर से हैं, हमारा सोल कैसा है, हमारे इनर ब्यूटी, योर सेल्फ अलोन मतलब हमारे इनर ब्यूटी के लिए प्यार करते हैं, ना कि हमारे येलो हेयर के लिए, ना कि हमारे आउटर अपीयरेंस या आउटर ब्यूटी को लेके। सो एक बार और रिकैप कर लेते हैं कि आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, पोएट बताते हैं कि मैंने एक सेंट से कल रात सुना था, कल रात वो सेंट डिक्लेयर कर रहा था, अनाउंस कर रहा था कि उसको एक डॉक्यूमेंट मिला है जिसमें ये लिखा हुआ है कि भगवान ही पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसे हैं जो किसी को भी, हमें तुम्हें किसी को भी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करते हैं, ना कि हमारे आउटर ब्यूटी के लिए। सो दिस इज द एंटायर एक्सप्लेनेशन ऑफ द थर्ड स्टैंजा। अब फिर से आप वही चीज समझ लो, सबसे पहले राइम स्कीम देख लो, लास्ट वर्ड है मैन, फिर है डिक्लेयर, प्रूफ, डियर, अलोन है, इसको हम मैन को ए दे देंगे, डिक्लेयर को हम क्या देंगे, बी देंगे, प्रूफ को हम सी देंगे, कोई किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है। अब डियर आप देख रहे हो मैच कर रहा है डिक्लेयर के साथ, डिक्लेयर डियर, र का साउंड आ रहा है तो इसको हम दे देंगे बी, राइट। अलोन किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है तो हम इसको क्या दे देंगे, डी दे देंगे।
हेयर फिर मैच कर रहे, हेयर इज मैचिंग विथ डिक्लेयर, राइट? तो इसको हम बी दे देंगे. सो इसका राइम स्कीम क्या है? ए बी सी बी डी बी. ये तो मैं आपको बता दी कि पूरा ही पोएम का राइम स्कीम क्या है? ए बी सी बी डी बी, राइट? अब आप देख लो बेटा, इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच क्या यूज हुआ है. ओके, फिगर्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो ही हैड में एच और एच का क्या है? रेपिटेशन है. सो व्हाट इज दिस? बार बार मैं आपको नहीं समझाऊंगी. दिस इज एलिटरेशन. व्हाट इज एलिटरेशन? रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स. अब देख रहे हो, पहला लेटर है वर्ड का, कॉन्सोनेंट है, सो दैट इज एलिटरेशन, राइट? अब एक और है, यहां देखिए इस लाइन में यू और योरसेल्फ में वाई का रेपिटेशन है, सो दिस इज अगेन एलिटरेशन, राइट? ओके, यू योरसेल्फ, फिर यहां भी है योर और येलो, ये भी एलिटरेशन है, इसी में आ जाएगा. ओके, इसमें एक नया फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज एनेफोरा. एनेफोरा क्या होता है? जबकि आप इतना समझ लो, रेपिटेशन ऑफ इनिशियल वर्ड at the start of 2 or 3 consecutive sentences. अब देख रहे हो that और that सेम वर्ड है ना, और बिल्कुल नीचे नीचे आ रहा है. दे आर कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक लाइन के दूसरे लाइन का ही पहला वर्ड है. यानी जब 2-3 लाइन में पहला वर्ड नीचे नीचे बार बार रिपीट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी से एनेफोरा. सो व्हाट इज दिस? दिस इज एनाफोरा, राइट? आप एनाफोरा का एक बार वीडियो जाके देख लीजिएगा. फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम से ऑलरेडी बना हुआ है, वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है. सो उसमें सारे फिगर्स ऑफ स्पीच है. एटलीस्ट मैंने 20 फिगर्स ऑफ स्पीच समझाया है और उसका मैक्सिमम व्यूज है. सो प्लीज गो एंड रेफर व्हाट इज एनाफोरा. सो यहाँ पे दैट और दैट इज एनाफोरा. अब एक और चीज मैं जो आपको अभी तक तीनों स्टाइल्स में यूज हुआ है बट मैं आपको नहीं बताई हूं, एक फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज इंजैबमेंट. इंजैबमेंट क्या होता है पहले समझ लो कि जब पहला लाइन या दूसरा लाइन या दूसरा या तीसरा लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है और वो लाइन दूसरी लाइन में कंटिन्यूड रहता है तो उसको हम बोलते हैं इंजैबमेंट. जैसे आप देख रहे हो, मैन के बाद कोई भी पंक्चुएशन साइन नहीं है, डिक्लेयर के बाद भी कोई भी पंक्चुएशन साइन नहीं है, प्रूफ के बाद भी कोई पंक्चुएशन साइन नहीं है, बट डियर के बाद देयर इज अ कॉमा, राइट? कॉमा है. तो आप देख रहे हो ये सारा लाइन क्या होता है? एक दूसरे में जा रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है. डियर में जाके एक पंक्चुएशन मार्क है. तो ये तीनों ही लाइन में क्या यूज हुआ है? एंजैबमेंट. इसका स्पेलिंग होता है ENJABMENT. सो व्हाट इज एंजैबमेंट? जब एक लाइन से दूसरे लाइन में एक्सटेंड करता है विदाउट अ पंक्चुएशन साइन. हो सकता है वो एक ही लाइन हो, 2 लाइन हो, 3 लाइन हो, बट जाके कहीं ना कहीं पंक्चुएशन साइन रहेगा. तो वो जहां एंड करेगा ना, और जो लाइन में पंक्चुएशन साइन नहीं रहते हैं वहां पे क्या, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? एंजैबमेंट. सो हियर वी आर डन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम दैट इज फॉर एन ग्रेगरी बाय विलियम बटलर ईट्स. थैंक यू एवरीबडी.